तो दोस्तों लीजिए प्रस्तुत है भारतीय कला, चेतना और राष्ट्रीयता। कला चेतना का संबंध हमारी सभ्यता के उद्गम से जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत सारी ऐसी जो कला चेतना के जो बिंदु हैं या जो उनके प्रस्थान बिंदु जिनको हम कहते हैं, उसमें हम ये पाते हैं कि भरत का जो नाट्यशास्त्र है, भरत मुनि का, वो इसका मूल है और इस चेतना को समझते रहने की आवश्यकता भी है। तो लोगों ने, जो पाश्चात्य विद्वानों ने भरत की चेतना पर काम तो किया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो छोड़ देते हैं और भारतीय विद्वानों ने भी उसको जिस तरह का समादर किया जाना चाहिए था वैसा समादर किया नहीं। जबकि भारतीय कला चेतना का एक राष्ट्रीय स्वरूप भी है, लेकिन वो हमारी सीधे सीधे एक कोई राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ता। हमारे भारत की अगर राष्ट्रीयता कहें तो अनेक रूपों में हमको देखने को मिलती है। चलिए मैं आगे स्पष्ट करता चलूँगा। कला चेतना का संबंध हमारी सभ्यता के उद्गम से जुड़ा हुआ है। इसमें स्त्री और पुरुष की समान रूप से जो भागीदारी है उसकी कल्पना की गई है। कलाएं भारतीय संस्कृति का अंग हैं जिसमें आदिदेव महादेव की कल्पना की गई है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूरब से सुदूर पश्चिमी तट तक फैली हुई हैं। ये जो शिवालय हम देखते हैं गाँव में, कस्बों में, शहरों में, ये जो पाए जाते हैं, ये भारतीय कलाओं की चेतना का मूल माने प्रतीक चिन्ह है। तो इन शिवालयों में जो वास्तु है, मूर्ति है, चित्र है, संगीत है, नृत्य है और जो इनकी आराधना की परंपरा है, वो हमारी कलाओं के आदि केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। हम देखें कि कालिदास की चेतना में शिव और पार्वती वागार्थ इव संप्रक्तौ माने वाणी और अर्थ के समान जुड़े हुए हैं। तो वही तो अर्धनारीश्वर हैं जिनकी कल्पना दुनिया की किसी अन्य सभ्यता में शायद ही की गई हो। तो यहाँ स्त्री और पुरुष मिलकर समान भागीदारी से नई मनुष्यता का ही सृजन नहीं करते, बल्कि अपने जीवन निर्वाह के साथ ही नवोन्मेषशालिनी कलाओं का भी सृजन करते हैं। तो जब शिव तांडव करते हैं तो तब उसी समय पार्वती लास्य भी करती हैं। तो ये दोनों का जो स्वरूप है, पार्वती का लास्य और शिव का जो नृत्य है, वो अद्भुत है। और इससे यह भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि स्त्री और पुरुष की जो सत्ता है वो अविनाभावेन जुड़ी हुई, एक दूसरे से संपृक्त है। नृत्यावसाने नटराज राजा ननाद ढक्काम नौ पंचबारम उद्धर्तु कामासनकादि सिद्धे एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। माने पाणिनि का जब व्याकरण है, जो माहेश्वर सूत्र बने, वो भी नृत्य के समय जब भगवान शिव डमरू बजाकर नाच रहे थे तो 14 बार उन्होंने जब उसको बजाया तो 14 सूत्र निकल आए। तो नृत्य भी हुआ, साहित्य भी हुआ, व्याकरण भी हुआ, शब्द ध्वनि, ये सारा विस्फोट के जो सिद्धांत, ये सब इस रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात जब शिव का तांडव नृत्य हुआ तो शिव के डमरू का स्वर ब्रह्मांड के 14 भुवनों में व्याप्त हुआ और उसी परिवर्तन के क्षण में 14 माहेश्वर सूत्र निकले, जिन्हें लेकर पाणिनि ने अष्टाध्यायी बनाई और व्याकरण की एक ग्रंथ की रचना हुई, जो कालांतर में वही व्याकरण भाषा और काव्य नाट्य कलाओं के उद्गम का माने वही व्याकरण बनी, वही भाषा बनी, वही शब्द बने, वही अक्षर बने, वही वर्ण बने।
तो इस प्रकार जब देवी पार्वती का लास्य हुआ तो सरगम निकला, वो सारा गामा, तो जिससे संगीत और नृत्य जैसी कलाओं की चेतना विकसित हुई। ऐसा हमारे पारंपरिक चिंतकों का मानना है। अब अगर हम देखें कि परावैदिक काल की बात के युग में, परावैदिक युग में कलाओं और कलाकारों को पूर्ण स्वतंत्रता थी। कालांतर में जब बौद्ध दर्शन का प्रभाव आता है, तो जैन और बौद्ध दर्शन का जो प्रभाव है, बौद्ध दर्शन का प्रभाव ज़्यादा पड़ा, तो उस पर मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला, और इनमें क्या स्वास्तिक, शंख, मंगल कलश, हाथी, इस तरह के बहुत सारे जो चिन्ह हैं वो दिखाई देते हैं, जो अंकित हुए हैं। तो ये जो प्रतीक चिन्ह हैं वास्तुकला में, मूर्तिकला में या चित्रकला में हमें देखने को मिलते हैं। तो वहीं संगीत, नृत्य, नाटक आदि का बीच में ह्रास होता गया बुद्ध काल में या उसके समय थोड़ा सा, और संगीत, नृत्य, नाटक आदि का विकास विक्रमादित्य, कालिदास के समय में फिर से आरंभ हुआ। तो भारतीय कला चेतना वस्तुतः प्रकृति रूपा है। सूर्य निकलता है तो उसकी रश्मियों से इंद्रधनुष निर्मित हो जाता है। आदिम काल से ऐसा ही होता आ रहा है। उस इंद्रधनुष की लय, लोच और रंगों का अनुपात, संयोजन प्रकृति ही करती है। पुरुष और प्रकृति दो ही तो मूल तत्व हैं इस धरती के, और वे ही आदि कारण भी माने जाने चाहिए। तो इस सृष्टि के मूल में यही प्रकृति और पुरुष आदि कारण है, और इन्हीं का रचा हुआ सब कुछ है। इन्हीं के नाना रूपाकार हैं। तो इस सृष्टि में समुद्र है, अनहद राग है समुद्र का, पर्वतों का फिसल कर निकलने वाली, पर्वतों से फिसल कर निकलने वाली नदियों की कलकल ध्वनियाँ हैं, स्त्री पुरुषों के नाना रूपाकार हैं, विविध आचार व्यवहार, वस्त्र विन्यास हैं। ये सब मूल प्रकृति है। इसे प्रकृति के साथ जोड़ करके हमें देखने की आवश्यकता है, और ये उसका पर्याय भी है। तो यह सब समानांतर सृजन सूक्ष्म पुरुष और मूल प्रकृति के आनंद का हेतु है। हमारे आचार्य ऐसा मानते हैं कि जो समानांतर सृजन चलता रहता है धरती पर भी और हमारे मन में भी, ब्रह्मांड में भी, तो ये समानांतर सृजन सूक्ष्म पुरुष और मूल प्रकृति के आनंद का हेतु है। वह आनंद ही भारतीय कला चेतना का उत्स भी है, माने वही एक मूल कारण है। वही जो सत्य के रूप में प्रतिष्ठित है, वही जो शिव है, वही जो सुंदर भी है। हम सबका जीवन सौंदर्य की यात्रा भर है। इस जीवन यात्रा में कौन किस पद्धति से जाता है, किस माध्यम को चुनता है, कितना समय लेता है, किस दिशा में जाता है, ये कलाओं के रूपाकारों और कलाकारों की रुचियों पर निर्भर करता है। और इन कलाओं का विविध जो स्वरूप है, वो जो विविध रूपाकार निर्मित होते हैं, उसके पीछे का कारण भी यही है। तो जो आनंद है प्रदान करे वही तो कला है। कम लाति या सा कला शब्द की जो निरुक्ति हमें मिलती है, उसका अर्थ है कि जो आनंद प्रदान करे वही कला है। आनंद या आत्मिक सुख का ही स्वरूप है। आनंद कहीं बाहर से नहीं आता, आत्मिक सुख का एक स्वरूप है। किंतु कला चेतना के आधार पर सहृदयों ने काव्य कला के आनंद को काव्यानंद कहा, संगीत और नृत्य के आनंद को नादानंद कहा। तो तुलनात्मक सौंदर्य दर्शन की अगर हम बात करें तो कला समीक्षकों ने संगीत और नृत्य के लिए नाद ब्रह्म, काव्य और अभिनय के लिए रस ब्रह्म, स्थापत्य, वास्तु आदि के लिए वास्तु ब्रह्म जैसी कल्पनाएं की हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न कलाओं के प्रयोजन को ब्रह्मानंद से जोड़ा गया। यह अनिर्वचनीय आनंद ही हम कलाओं से ग्रहण करते हैं। ये कलाएं ही हमारे जीवन की अभिरुचियों को संस्कारित भी करती हैं।
ये रस तो ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, अग्नि पुराण में रसो वैसा कहा गया, अर्थात वो रस ही ब्रह्म है, या ब्रह्म वो रस स्वरूप वाला है। इसीलिए हमारी प्राचीन शिक्षा को इस आनंद मार्ग से जोड़ा गया। कलाएं मनुष्य को संस्कारित करती हैं, तो कुछ तो ललित कलाएं हैं, जैसे अभिनय है, काव्य है, संगीत, नृत्य, वास्तु, चित्र, मूर्ति कला, ये सब ललित कलाओं की रूप में इनको देखा गया। दुनिया भर के जो सौंदर्य दर्शन की हम बात करें तो सभी जगह फाइन आर्ट्स या ललित कलाएं अलग करी गई, और वो अन्य प्रकार की जो लोक कलाएं हैं, प्रयोजन धर्मी कलाएं हैं, उपयोगी कलाएं हैं, उनको एक अलग दृष्टि से देखा गया। तो ये शिल्प जब उपयोगी कलाएं और शिल्प हैं, जैसे काष्ठ है शिल्प है, लौह शिल्प है, माली का फूल बनाना, माला बनाना, या मुकुटकार है, स्वर्णकार है, वस्त्रकार है, कारूक है, रथ बनाने वाला, तो ऐसी अनेक उपयोगी कलाएं हैं, प्रयोजन धर्मी कलाएं हैं। सहस्रों वर्षों से ये कलाएं हमारे बृहत्तर भारतीय समाज में व्यवसाय के रूप में व्याप्त हो चुकी हैं। अब वो एक पेशे व्यवसाय के रूप में है, तो जनरुचि के आधार पर उनके रूप और उपयोगिता में बदलाव होता रहा है, परंतु ललित कलाएं राज्याश्रय के कारण अपने मूल स्वरूप के अधिक निकट रही हैं, क्योंकि वो राजा लोग या जो उसका आश्रयदाता जो थे, वो जैसा चाहते थे वैसा ही उन्होंने व्यवस्थित किया। तो इतिहास में अनेक ऐसे अवसर आए जब कलाओं को राजसत्ता से उपेक्षा और तिरस्कार भी मिला, लेकिन कलाकारों ने सत्ता की उपेक्षा के कारण कष्ट सहकर भी अपनी जीवन शैली नहीं बदली। दूसरी ओर राज्याश्रय स्वीकार करने वाले कवि, वास्तुकार, रंगकर्मी, नृत्यांगनाएं, चित्रकार, संगीतकार, इन सब के बारे में हम जानते हैं कि इन कलाकारों की उपस्थिति ज़्यादातर राजाओं, सामंतों, नवाबों के यहाँ हमें इतिहास में देखने को मिलती है। उन पर सत्ता का अंकुश भी रहा। भारत में, माने अपने देश में, जब कभी शासन की निरंकुशता का वातावरण समाज में बना, तो काव्य, नाट्य, संगीत, वास्तु, मूर्ति, चित्र, स्थापत्य जैसी ये जो कलाएं हैं, इनको एक समय में मंदिरों, शिवालयों में छुपा कर रखने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि कलाओं पर संकट था, कलाकारों पर संकट भी आ गया था। दूसरी ओर स्तूपों, गिरजाघरों, मस्जिदों, मकबरों जैसी जगहों में संगीत के अलावा वास्तु, स्थापत्य, चित्र जैसी कलाओं को स्थान भी मिला। तो दोनों माने कहीं से स्थानांतरित होकर वो कहीं और हमारे कलाओं के रूपाकार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे समाज में उपयोगी कलाओं और शिल्पों को जनता ने अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बना लिया। जो उपयोगी कलाएं थीं वो दैनिक चर्या में आ गई, दैनिक जीवन में आ गई। इस कारण ये कलाएं लोकव्यापी होती गईं, और कलाकार की जातियों में, कलाकार ही जातियों में तब्दील होते चले गए। अर्थात किसी कला व्यवसाय को लगातार अपनाने के कारण ही कोई बढ़ई कहा जाने लगा, कोई लुहार कहा जाने लगा, कोई सुनार कहा जाने लगा, कोई जुलाहा कहा जाने लगा, कोई कुंभकार कहा जाने लगा। ये जातियां बनती गईं। असल में तो ये आर्टिजन है, ये कलाकार हैं, ये कलावंत हैं, और उसकी वंश परंपरा से निकल करके आए हैं। तो आज भी हमारे भारतीय समाज में इन विभिन्न कलाकारों की जातियों को देख रहे हैं, उसी तरह से हमको आज भी देखने को मिलता है। जैसे प्राचीन काल में हम देखते हैं, वैसे हम आज भी इनको देख सकते हैं। हालांकि आज उनकी स्थिति पहले से भिन्न है, और कई स्तरों पर ये कलाकारों की जातियां समाज की मुख्यधारा से कट गई, पिछड़ गई हैं। हमें इनके जातीय कौशल को पहचान कर इन्हें अपनी कलात्मकता को जीवित रखने के समुचित अवसर भी प्रदान करने चाहिए, और कर भी रहे हैं, सरकारें कहीं कहीं कर रही हैं। हमारा देश ललित कला और उपयोगी कला दोनों कला रूपों से संपन्न रहा है। नाट्यशास्त्र, मानसार, वास्तुशास्त्र, शुक्रनीति शास्त्र, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में प्राचीन कलाओं की लंबी सूची दी गई है, जिनके भेदोपभेद मिलाकर कलाओं की संख्या सहस्रों तक पहुंच जाती है।
तो प्राचीन कला में कला को पुरुषार्थ का साधन माना गया, अर्थात कला साधना द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थ को भी अर्जित किया जा सकता है। यद्यपि चाणक्य जैसे चिंतक की राय इससे भिन्न है। उधर यूनानी विचारक प्लेटो भी कला को ब्रह्म मानते हैं। हमारे प्राचीन विचारकों ने कभी भोगवाद को बढ़ाने वाली कलाओं को कला नहीं माना। उनकी मान्यता थी कि वही कला श्रेष्ठ है जिसके माध्यम से आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, माने आत्मा से परमात्मा को जो जोड़ ले वो कला सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा हमारे दार्शनिकों का मानना था। तो विश्रांतिर्यस्या संभोगे सा कला न कलामता लीयते परमानंदे यया आत्मा सा परा कला। ये कालिदास अपने मालविकाग्नि मित्रम नाटक में इस प्रकार इसको कहते हैं आगे कि ये चाक्षुष क्रतु है, नाटक को कहते हैं। नाटक प्रेक्षक वर्ग को आह्लादित करने वाला मनोरम अनुसंधान है। और कला का जो हमने अभी उदाहरण दिया कि जो संभोग में माने भोग आदि जो में लिप्त करे वो कला नहीं है, जो परमानंद से जोड़े वो कला है। तो कश्मीर शैव दर्शन में भी इस प्रकार की चेतना हमें देखने को मिलती है। तो नाटक प्रेक्षक वर्ग को आह्लादित करने का मनोरम अनुसंधान है। ये जाति भेद, वर्ग भेद, वय भेद, लिंग भेद, ये सब नैसर्गिक एवं सामाजिक विभेद जो हैं इनसे निरपेक्ष भी है। माने भिन्न रुचि की जनता का समान रूप से समाराधन करने वाला एक कांत चाक्षुष क्रतु है। चाक्षुष क्रतु माने आँखों के द्वारा, आँखों के लिए बनाया गया एक तरह का यज्ञ। तो वो नाटक है पूरा, क्योंकि इसमें समग्र रूप से अधिकांश जो कलाएं हैं उनका समायोजन हो जाता है, उनका समावेश किया जा सकता है, क्योंकि नाटक समस्त कलाओं के समावेश और समायोजन से ही खेला जाता है। इसलिए नाट्यशास्त्र को समस्त कलाओं का कोश और पंचम वेद कहा गया। सभी कलाओं में रस की चेतना ही आनंद का मूल है। जहाँ तक हमारी राष्ट्रीयता का प्रश्न है, ये तो भारतीय कला चेतना की बात मैंने की। अब अगर हम राष्ट्रीयता की बात करें तो हमारी जो राष्ट्रीयता है वो वैदिक ऋषियों ने हमें केवल भारत के भूभाग ही नहीं वरन पूरे विश्व की नागरिकता दी है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर के हमारा ऋषि मनुष्य के लिए कविता लिखता है। तो पृथ्वी सूक्त का ऋषि कहता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, कि हम तो धरती के पुत्र हैं और धरती हमारी माता है, अर्थात ये समस्त धरती हमारी है और हम इसके पुत्र हैं। स्वतंत्रता के बाद देश का भूगोल बदला, इतिहास नहीं। आज़ादी के बाद से राष्ट्रीयता का प्रश्न जोर शोर से उठाया जाने लगा। बाद में हमारी राष्ट्रीयता का निर्धारण भूभाग, जनता और संस्कृति के आधार पर किया जाने लगा। इस देश विभाजन के बावजूद हमारी सनातन संस्कृति अविच्छिन्न रही है। भारतीय संस्कृति को सुरक्षित करने वाले जो 6 प्रमुख कारक हैं, जो मेरी दृष्टि में भारतीय संस्कृति उन 6 प्रमुख कारकों से जुड़ी हुई है। जो 6 बिंदु हैं जो मनुस्मृति में कहे गए, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो शकम धर्म लक्षणम। तो सबसे पहला तो उसमें है धर्म। भारतीय संस्कृति के जो 6 भाग हैं उसमें अगर हम बात करें तो हमारी संस्कृति में जो धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, ज्योतिष और साहित्य, तो ये 6 इसके षड अंग कह सकते हैं हम, इस संस्कृति के अंग है। पहला धर्म है। धर्म का अर्थ सनातन धर्म है। माने हिंदू, मुसलमान ये सब तो धर्म बाद के विकसित हुए हैं, बाद की परंपराएं हैं, इनसे फूटी हैं, लेकिन मूल धर्म क्या है? सनातन, जिसमें किसी पंथ की बात नहीं की गई। उसमें कहा गया धर्म का लक्षण क्या है? धरती क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो 10 चीज़ें, धैर्य, धृति, क्षमा, दम, आस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य और अक्रोध। अब आया दूसरा, दर्शन,
संस्कृति का जो दूसरा दर्शन तत्व है, वो कहता है कि दर्शन कैसे हैं, दो तरह के हैं, एक आस्तिक है, एक नास्तिक है। दोनों संस्कृति का अंग है। भारतीय दर्शन की परंपरा जिसमें चारवाक, जैन, बौद्ध को नास्तिक माना गया, जबकि योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत आदि को आस्तिक दर्शन माना गया। तो वेदांत और सांख्य दर्शन की ही एक विकसित परंपरा है, और उसमें वो कश्मीर के दार्शनिकों ने कश्मीर शैव दर्शन की परंपरा को विकसित किया। जैसे 10वीं शताब्दी में आचार्य अभिनव गुप्त ने भारतीय सौंदर्य चेतना और स्वतंत्र कला शास्त्र के रूप में इसे विकसित किया। तो अभी गत वर्ष 1-2 वर्ष पहले ही हमने आचार्य अभिनव गुप्त की सहस्राब्दी मनाई है, जन्म 1000 वर्ष पूरे होने पर 2016 में। तो किसी समूह या समाज की दार्शनिक पृष्ठभूमि कोई भी हो, मतभेदों के बावजूद हम सह अस्तित्व से में ही विश्वास करते आए हैं। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। तो इतिहास का अर्थ जो तीसरा जो संस्कृति का जो लक्षण है, जो अंग है, वो है इतिहास। तो उसमें इतिहास में रामायण है, महाभारत है, पुराण आदि को हम जोड़ लेते हैं। फिर ज्योतिष का अगर हम बात करें तो गणित है, मौसम विज्ञान है, पंचांग है, तो ये सब ज्योतिष उसमें आ जाता है। साहित्य की बात करें, छठवां और अंतिम, उसमें कालिदास आदि से लेकर आज तक जो कुछ भी लिखा गया, जो महत्वपूर्ण है, जो उल्लेखनीय है, जैसे लौकिक संस्कृत में लिखा गया जो हमारा साहित्य है, उसे मूल रूप में ध्यान में। अब अगर उसका विस्तार करें तो जो कुछ भी श्रेष्ठ साहित्य विभिन्न भाषाओं में लिखा गया, वो सब इसमें जोड़ सकते हैं। अतः जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमें संस्कृति के इन सभी आयामों पर विचार करना होता है। अर्थात हमारी कलाएं हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। आज भी ये कलाकार ही संपूर्ण जातीयता के साथ हमारी राष्ट्रीयता में शामिल हैं, और ये कलाएं ही हमारी राष्ट्रीय चेतना का मुख हैं। वो संगीत के क्षेत्र में मोइनुद्दीन डागर हों, बड़े गुलाम अली खां साहब हों, भीमसेन जोशी जी हों, हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, गिरिजा देवी जी हों, भूपेन हजारिका हों, लता मंगेशकर जी, या लोक गायन में तीजन बाई हों और आदरणीय मालिनी जी जो इस समारोह की अध्यक्षता कर रही थी, तो वही क्यों ना हो। तो इस तरह के जो भी कलाकार हैं, मानवीय सुख की व्याख्या करते हैं ये। और जब चित्रकला की बात करेंगे तो चित्रकला और पेंटिंग के क्षेत्र में देखते हैं तो टैगोर बंधुओं से जोड़िए आप। अवनींद्र दाग की जो भारत माता का जो चित्र है, अमृता शेरगिल का, राजा रवि वर्मा हैं, जतिन दास हैं, शोभा मुद्गल हैं, तो ऐसे अनेक नाम उल्लेखनीय हैं। वास्तु के क्षेत्र में बात करें तो हम ताजमहल की सुंदरता को भी देखेंगे। अपनी राष्ट्रीय चेतना में उसको जोड़े बिना हम वास्तु सौंदर्य की बात कैसे कर सकते। तंजौर के मंदिर को भी जोड़ेंगे, दक्षिण के मंदिरों को भी जोड़ेंगे। तो वास्तु हमारी राष्ट्रीय चेतना का ही प्रतीक है। ये सारा का सारा वास्तु। आज हम दिल्ली में बैठे हैं, हमें हर्बर्ट बेकर जैसे वास्तुकार की भवन निर्माण कला को हम कैसे भूल सकते हैं। जैसे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, ऐसे भवन निर्मित किए। मूर्तिकला के क्षेत्र में अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, उनकी जो कृतियां हैं, खजुराहो आदि की जो मूर्तियां हैं, उनका जो शिल्प है, तो इनको सबको हम भूल नहीं सकते, इनको हम विस्मृत नहीं कर सकते। और जब तक हम इन कृतियों को का खाली नाम लेने से नहीं हो रहा है, ये राष्ट्रीय महत्व के सारे जो चिन्ह हैं, जो स्थान हैं, जो मूर्तियां हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको जो हम देखते हैं तो भारतीयता, एक राष्ट्रीयता का भाव अपने आप में उमड़ता है, जागृत होता है। अब कर्नाटक के जनकाचार्य जैसे अमर शिल्पी की कथा आज दक्षिण के वदंती के रूप में प्रचलित है। इसी संदर्भ में राम किंकर बैज, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, शंखो चौधरी, धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, इन सब के नाम कितने उल्लेखनीय हैं। उड़ीसा के सुदर्शन पटनायक को ले लीजिए,
समुद्र की रेत को अपना माध्यम बनाया, तो उनकी राष्ट्रीय चेतना पर प्रश्न चिन्ह कौन लगा सकता है। इस प्रकार इसी तरह से नृत्य के क्षेत्र में मल्लिका साराभाई हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं, शोभना नारायण हैं, उदय शंकर जी हैं, सोनल मानसिंह, इन सब के नाम भी उल्लेखनीय हैं। तो इन जैसे विभिन्न कलाकार अन्यान्य कला क्षेत्रों में काम करते हुए हमारी राष्ट्रीयता के गौरव को ही नहीं अपितु भारतीय कला वैभव को विश्वव्यापी बनाते हैं और हमारी सामासिकता को, हमारी समावेशी चेतना को समृद्ध करने में लगे हुए हैं। और ये विशाल परंपरा है, सदियों की परंपरा है, यही संस्कृति है। ये संस्कृति हमसे बिछड़ न जाए, हमारे हाथ से छूट न जाए, हमें इसकी चिंता करनी है। तो ये सभी कलाकार किसी एक जाति के नहीं हैं, किसी एक पंथ के लिए काम नहीं करते, वरन इनका लक्ष्य क्या है, अकुंठ भाव से संपूर्ण मानवता को आह्लादित करना है। इनकी राष्ट्रीयता समग्र मानवता को समर्पित है। इनका लक्ष्य संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांस जानताम है। लेकिन सत्ता की भाषा और विपक्ष की भाषा से ऊपर उठकर ये कलाकार संवेदनाओं की भाषा जानते हैं, रचते हैं। और सच्चा कलाकार समावेशी होता है, वो अपनी साधना को एकांगी नहीं रख सकता। इसके अलावा जो एक पक्ष या एक विचार लेकर चलते हैं, उनकी मानसिकता कुंठित होती है और उस कुंठित मानसिकता से उपजी हुई जो रचनाएं हैं, जो कलाकृतियां हैं, न उनसे समाज का कोई हित होता है, न राष्ट्र का हित होता है। सच्चे साधक कलाकार समष्टि की संवेदनाओं की चिंता करते हैं, वैचारिक स्तर पर वैश्विक होते हैं। मुझे लगता है इन कलाओं का स्वरूप पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय है, मानवीय है, वैश्विक है। इनमें राष्ट्रीयता, संकुचित अर्थ में राष्ट्रीयता खोजना, इसको संकुचित करना होगा। शिव का अर्थ है कल्याण की भावना। भारतीय कलाकार सत्यम शिवम सुंदरम का लक्ष्य लेकर जीवन और जगत की अनंत यात्रा पर निकलता है। यश और अर्थ, परमार्थ के साथ ही कलाकार अपने कलाकर्म के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय गौरव को सदैव बढ़ाते रहे। माने आधुनिक जो समावेशी जीवन शैली के कारण अब जो तकनीकी का विकास हुआ है, तो तकनीकी के रथ पर सवार होकर हमारी जो कलाएं हैं वो विश्व भ्रमण कर रही हैं। आज हमारे समाज में पारंपरिक लोक कलाओं का महत्व बढ़ा है। रंगोली हो या फुलकारी हो, कला हमारे जीवन का अंग बन चुकी है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार कांगड़ा के लोटे, बुंदेलखंड के चम्मू, गुजरात के रावण दीप, घरेलू झूले, पूजा के पंचपात्र, बिच्छू, मछली, सिंह जैसी आकृतियों वाले ताले, नर नारी मिलन के आकार वाले सरौते, पंजाब की फुलकारी, कच्छ के वस्त्रों पर कांच की चांदी की टकाई, चंदेरी साड़ियों के दिपाते हुए झालावाड़ के चौड़े पल्ले, गुजराती पटोले, राजस्थानी बांधनू, बंगाल के बलूचर की रेशमी साड़ियाँ। तो इस प्रकार की अनगिनत वस्तुएं युग युग से हमारे कलाकारों को कला के क्षेत्र में उनकी जो सौंदर्य चेतना है उसको विकसित करती आ रही है। वो किसी एक व्यक्ति उससे नहीं हो रहा है विकसित, ये सुंदरता प्रदान करती है मनुष्य के जीवन को, मनुष्य को नई सौंदर्यचर्या के लिए प्रेरित और लगातार नया प्रयोग हो रहा है। तकनीक आ गई है विज्ञान के द्वारा और उसमें विकास हो रहा है। आज के कलाकारों को उनकी कला का समुचित मूल्य मिले, हमें यह भी ध्यान रखना है। ऐसी व्यवस्था सरकार को अवश्य करनी चाहिए कि हमारे कलाकार जो कलावंत हैं, उनकी परंपराएं, उनके परिवार सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सकें। जैसे जैसे हमारे कलाकारों का विकास होगा, हमारी राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति दुनिया में और आगे बढ़ेगी और विकसित होगी। तो भारतीय संस्कृति
भारतीय कला चेतना में निहित है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि कुछ प्रगतिशील कलाकारों को अपने कौशल का उचित यश और मूल्य मिल भी रहा है, जो तकनीकी का सहारा लेना जानते हैं, जो दुनिया में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो चुके हैं। फिर भी अभी बहुत कुछ ऐसे हमारे जो साधक हैं दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हैं, उन्हें यथोचित अवसर से जो वंचित हैं उनको अभी ये अवसर नहीं मिल पाए। तो कलाओं के विकास से ही हमारे देश की समावेशी जीवन शैली का विकास संभव है। अंततः हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने कलाकारों को सम्मान सहित कला साधना के अवसर प्रदान करें, जहां आवश्यक हो उन्हें अपेक्षित संरक्षण भी दें, क्योंकि हमारी कलाएं हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है। और इसके साथ ही मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपने हमें सुना, हमारी बात जो भी आपके सामने में रख सका जिन भी शब्दों में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतेंदु मिश्र का प्रणाम।